अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज भी प्रोग्राम में सबसे बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद से आए दिन यहां कोई ना कोई कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका और दाइश खरसान एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करते दिखाई देते हैं। अमेरिका के ड्रोन हमले में बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो गए हैं और तालिबान ने शहरियों की मौत की सख्त मजम्मत की है। पेंटागन का कहना है कि आम शहरियों के अमवात के हवाले से तहकीकात जारी है। काबुल के हामिद कारज़ई एयरपोर्ट पर दाइश के खुदकुश धमाकों के बाद फिर से यहां हालात कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका ने दाइश के ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है, जिसमें बेगुनाह शहरियों की हलाकत हुई है। अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज के इस ड्रोन हमले को अफगान सरजमीन पर गैर कानूनी करार देते हुए आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हुकाम ने ये दावा किया था कि उन्होंने काबुल में ड्रोन हमले के जरिए एयरपोर्ट पर एक हमला रोक लिया था। चीनी मीडिया से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी हुकाम की जानिब से किसी भी खतरे के बारे में तालिबान को आगाह किया जाना चाहिए था। उन्होंने अमरीकी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है और इस ड्रोन हमले में आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि 6 बच्चों समेत 10 शहरी जाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से अमरीकी वज़ारत दिफा का कहना है कि ड्रोन हमलों में अफगान शहरियों की हलाकत पर तहकीकात कर रहे हैं, जबकि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक नाम निहाद दौलत इस्लामिया ने आज काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अमेरिका का कहना यह है कि एंटी इजराइल सिस्टम ने आज काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले रॉकेट हमले में से 5 रॉकेट रोक लिए हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक इस हमले से इनखला के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनखला का ऑपरेशन हो, अमन व अमान की सूरत हाल हो या तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाए जाने का ऐलान हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारा डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार रिफत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत हुसैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रिफत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, हमने देखा कि जब काबुल में तालिबान आ जाते हैं उसके कोई लगभग 11 दिन तक बहुत अमन व अमान की सूरत हाल दिखाई देती है, लेकिन फिर एयरपोर्ट पर एक हमला होता है। उस हमले में बहुत सारी जानें चली जाती हैं। अमेरिका ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तैश में आ गया है और उस तैश के बाद ये आज होने वाला अटैक कि जिनको निशाना बनाया गया वो निशाना नहीं बने, आम शहरी निशाना बने। सर, आप क्या देखते हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? आपकी क्या राय है? हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं अफगानिस्तान में सर? जी ये देखिए, ये अमेरिका के जो पहला अटैक हुआ था जिसके अंदर दाइश ने जिम्मेदारी जिसकी कबूल की थी, उसके नतीजे में 13 फौजी अमेरिकन फौजी हिलाक हुए थे और उसके साथ 100 से ज़्यादा सिविलियन और या दूसरे लोगों की शहादतें हुई। उसके बाद फिर अमेरिकन जो बाइडन जो सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि वो उसका बदला लेंगे। उस बदले के नतीजे में उन्होंने नंगरहार के ऊपर जो है वो एक हमला किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ पे दाइश के जो प्लानर थे उनको मार दिया। और उसके नतीजे में अब सूरत हाल ऐसी बनी है कि जब अमेरिका की फौजों के कंप्लीट इनखला के अंदर चंद घंटे ही बाकी हैं, उसके नतीजे में फिर एक और अटैक जो है वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हुआ और जिसके नतीजे में आपके सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दाइश की तरफ से एक्टिविटी है, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर वो इनखला के हवाले से वो बेदखल करना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने लिए स्पेस बनाना चाहते हैं जिसके अंदर वो रह के वो तालिबान के साथ मुकाबला कर सकें या उनके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकें जिसके लिए उनको हुकूमत बनाने के अलावा उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो। तो तालिबान ने ये कहा है कि वो अमेरिका की फौजों के इनखला के बाद जब भी वहाँ पे इनखला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद से जिम्मेदारी सिक्योरिटी की उनके पास है। और उससे पहले आपने सुना भी होगा और बहुत से तजिया निगारों का ख्याल ये था कि शायद अमेरिका की फौजें निकलने के बाद काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो टर्किश फोर्सेस संभालेंगी, लेकिन टर्किश फोर्सेस ने भी अब इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र तो जो सुइसाइड अटैक्स हैं या जो टेररिस्ट अटैक हैं
جو کہ داعش کی طرف سے کیے بھی جا رہے ہیں اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، ان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی تیزی بھی آئے گی جب ان کو خطرہ نہیں رہے گا کہ امریکہ کے پاس جو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی ہے یا جو اس کا استعمال وہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے مجھے جو صورتحال جو ہے وہ میرے تجزیے کے مطابق مجھے بگڑتی نظر آ رہی ہے، اور طالبان کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں گی اگر وہ داعش کا براہ راست ملٹری مینز کے ذریعے ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کچھ ایسی صورتحال کریٹ ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ داعش کے خلاف طالبان کا اور امریکہ کا کوئی اتحاد ہو جائے، مل کر مقابلہ کرنے پر کوئی اتفاق ہو جائے، یا یہ آپریشن جو ہیں یہ اسی طرح سے جاری رہیں گے، امریکہ بھی کرتا رہے گا اور پھر طالبان کو بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا؟ دیکھیں، اس کے اندر طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ داعش کی موجودگی افغانستان کے اندر کس حد تک برداشت کریں گے، اور اگر وہ برداشت کریں گے تو اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوں گی، صحیح۔ کیونکہ داعش کا خطرہ صرف امریکہ کو ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے طالبان کو خطرہ نہیں ہے، وہ سارے خطے کے لیے وہ ایک خطرے کا باعث ہے، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کی جو خراسان کے حوالے سے جو ان کی جو خلافت کا جو نظریہ ہے وہ ایک ٹرانس نیشنل نظریہ ہے، اس کے حوالے سے وہ پاکستان کی ٹیریٹری کو بھی کلیم کر رہے ہیں، وہ پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز کو بھی افغانستان کے لیے بھی کلیم کر رہے ہیں، اور ننگرہار کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اور اس کے حوالے سے امریکہ نے یہ بڑی واضح دھمکی بھی دی ہے کہ ان کی فوجوں کے انخلا کے بعد بھی اگر ان کو خطرہ محسوس ہوا تو وہ اٹیک کرتے رہیں گے۔ لیکن طالبان اور امریکہ کے درمیان اس معاملے کے اوپر کافی جو الجھن پائی جاتی ہے یا مشکلات ہیں، کیونکہ طالبان یہ نہیں چاہتے کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد جو ان کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ جس خطے کے اندر یا جس حصے کے اندر ان کو داعش نظر آتی ہے اس کو امریکہ نشانہ بنائے۔ لیکن امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی انہیں داعش کا کریڈیبل ایویڈنس ہوگی، ایکشنیبل ایویڈنس ہوگی، اس کے حوالے سے وہ اٹیک کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوارڈینیشن تو انہوں نے کی ہے جب امریکی فوجیں وہاں پہ موجود تھی، تو امریکی فوجوں کے نکل جانے کے بعد کے انخلا کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کافی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اچھا، انخلا کا بار بار ابھی یہ جو آپ تجزیہ فرما رہے تھے اس میں ذکر ہوا ہے کہ انخلا کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر، یہ بتا دیجئے گا کہ انخلا میں جو وقت ہے، جو ڈیڈ لائن ہے، اس میں اب تو 24 آورز ہی تقریباً رہ گئے ہیں، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے افغانستان کے اندر اس ڈرون اٹیک کے بعد خاص طور پر کچھ نرمی دکھے گی طالبان کی جانب سے؟ امریکہ کو یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، کوئی وقت بڑھا دیا جائے گا یا نہیں سر؟ نہیں جی، وہ تو کسی صورت میں بھی ڈیڈ لائن کو بڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چند روز پہلے سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں جیمز برنس، ان کی ملاقات ہوئی تھی ملا برادر سے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے قطعی طور پہ یہ حتمی طور پہ کہا تھا کہ امریکہ کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، امریکہ کو اپنی تمام فوجوں کا انخلا وہ کرنا پڑے گا، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کہہ چکی ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایکسٹینشن کی کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ ہاں، یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر ملٹیپل اٹیکس ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اٹیک ہوں گے، لیکن اگر ملٹیپل اٹیکس ہیں، ایکسپلوژنز ہیں، کابل کے اندر بدامنی ہے، اور کابل کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں کے اوپر بھی داعش کی طرف سے ان راکٹ حملوں کا جو ہے وہ برپا ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر افغانستان کو یا طالبان کی حکومت کو کسی نہ کسی سیکیورٹی پروٹیکشن کے لیے انہیں ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے میرے خیال کے اندر وہ شاید امریکہ کو اس خدشے کے پیش نظر کے اگر ملٹیپل اٹیکس ہوں گے تو شاید ایک صورتحال بن سکتی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کی ڈرون اٹیکس کی اجازت دے دیں، جو کہ اسپیسیفک ہوں گے داعش اور خراسان کے حوالے سے
जो उनके अटैक्स हैं ठीक है, उसके डेडलाइन में हवाले आपको से। कोई एक्सटेंशन मिलती हुई दिखाई नहीं देती है अमेरिका को, लेकिन आप कह रहे हैं कि ड्रोन्स को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जी मुफाहमत जो है जी जी वो तय पा सकती जी है। जी सर एक और चीज़ फरमा दीजिएगा, तालिबान अभी बहुत ज़्यादा ट्रबल में इसलिए दिखाई देते हैं कि दाइश खरासान का भी सामना करना पड़ रहा है, अमेरिका से भी मामला तय करने हैं, हुकूमत भी बनानी है, सिक्योरिटी भी है, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। तालिबान चीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बताया जा रहा है कंधार के अंदर, मुल्ला हैबतुल्लाह की मैं बात कर रही हूँ। काबुल भी वो जल्द पहुँच जाएंगे। आपको लगता है कि उनके आने से, उनके यहाँ पहुँचने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तालिबान के अंदर जो भी फैसले हो रहे हैं उनमें कुछ तब्दीली दिखाई देगी हमें? जी, उसकी तो बड़ी ज़रूरत भी है, और जितनी जल्दी ये हुकूमत बना लेंगे और उसके वाले से इनको अपनी स्टेट की जो रिट जो है, जो कि तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज हैं, उसके अंदर जो है वो उनको अपनी रिट एस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जितनी उसके अंदर ताख़ीर होगी उसका फ़ायदा जो है वो उन फोर्सेस को पहुंचेगा जिसके अंदर दाइश जो है वो पेश है, जो कि नहीं चाहते कि तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान हो, और उसके हवाले से उनके जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो इतना मजबूत हो जाए कि दाइश को ऑपरेट करने के लिए कोई बेस जो है वो ना मिले। तो मेरे ख्याल के अंदर ये जो मुल्ला हैबतुल्लाह का वहाँ पे आना और उसकी वजह से जो अपनी जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल उन्होंने बनाई हुई है उसको एक इनफॉर्मल या फॉर्मल तरीके से वो हुकूमत बना लेते हैं, तो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इंटीरियर की मिनिस्ट्री होंगी, सही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो उसके फॉर्मेट अगर कर लेंगे तो उससे अफगानिस्तान की हुकूमत को संभाला देने में काफ़ी जो है वो ठीक सहारा है, अगर मिलेगा। आप समझते हैं कि प्रॉपर हुकूमत जिस तरह से है, वजारतें तकसीम कर दी जाती हैं, दीगर मामलात हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आती हुई आप देख रहे हैं। बाहर रिफत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए, सर आपके वक्त के लिए। तज्जिया हम ले रहे थे रिफत हुसैन साहब से, कहना उनका भी यही है कि हालात जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह से रहे नहीं हैं। क्यों नहीं रहे हैं? 15 को काबुल आते हैं तालिबान, 26 को हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एयरपोर्ट पर जहाँ बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मौजूद थे वहाँ पर एक हमला हो जाता है। इस हमले के बाद अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे जो लोग इसमें मारे गए हैं हम उनको भूलेंगे नहीं और हम इसका बदला भी लेंगे। बहस ये होने लग गई कि बदला किस तरह से लिया जाएगा, और फिर आज हमने देख लिया कि ये बदला किस तरह से लिया गया, लेकिन ये बदला जिन लोगों से लेना था उन लोगों पर यह अटैक नहीं हो पाया जिस तरह से अमेरिका ने सोचा था। इनका निशाना बने हैं वहाँ पर मौजूद आम लोग, अवाम, वहाँ के जो शहरी थे वो निशाना बने, और इस पर बहुत सारे तबकों में बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा भी पाया जाता है। बहरहाल जी, एक और सीनियर तज्जियाकार और माहिर हैं जब बात होती है अफगान उमूर की, बड़ा नाम असद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया नवाजिश सर, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अब अफगानिस्तान की बात हो रही थी तो हमने सोचा कि आपको जहमत दी जाए, आपसे बात की जाए। अभी रफत साहब से बात हो रही थी, बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन उनसे हुई है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। सर मैं आपसे ये चाहूँगी असद साहब कि आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा, अभी अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको लेकर एक अमेरिका क्या सोच रखता है, दूसरा तालिबान क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तीसरा दाइश को क्या मसाइल हैं, दाइश क्या चाहती है? सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और अफगानिस्तान जैसे हसास मौजू पे बात कराने के लिए। इस सारे तीनों मौजू पे टच करने से पहले आज मैं जो फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आई हुई है, आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थिंग इज के जो चौधरी साहब ने कहा था कि वर्ल्ड पावर को पाकिस्तान को साथ लेके जाना होगा, अदरवाइज अफगानिस्तान की जो लॉन्ग लास्टिंग पीस है वो फिर मुश्किल दिखाई दे रहा होगा, मुमकिन नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न मैं जो आपने अमेरिकन रोल की बात की, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बात की है, बिल्कुल मेरे ख्याल में जो काबुल पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिकन सदर के लिए और अमेरिकन हुकूमत के लिए अफगानिस्तान से निकलना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ख़ास करके उस वक्त जो बाइडेन साहब सदर अमेरिका है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अगर आप अमेरिकन मीडिया को देखें, मीडिया को ऑब्जर्व करें, तो हाई रोज़ जो अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा हंगामा हो रही है कि इतने ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा कुर्बानियों के बावजूद भी अगर हम वहाँ से कुछ ना हासिल कर सके
तो इतनी ज्यादा कुर्बानियों का फायदा क्या होगा। तो उस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा सोच रहा है इन चीजों पे। और खासकर जो तालिबान के साथ तो पीस डील हो गई है, पाक कतर पाक जो दोहा पीस डील के साथ साथ। लेकिन अब जो इमर्जिंग सूरत आ रही है वो आईएसएस खुरासान की तरफ से आ रही है। आज भी जो ज़बीउल्लाह साहब तर्जुमान तालिबान के हैं, उसने यही बयान दिया है कि जैसी, चूंकि कल 31 अगस्त है और 31 अगस्त को इनखला का आखिरी दिन है नेटो और यूएस फोर्सेस का, जैसी हो जाएंगे तो ज़बीउल्लाह साहब ने कहा है कि अब उसके बाद तालिबान और आईएसएस खुरासान आपस में उसके साथ डील करते हुए, और जो भी मौजू जिस तरीके से भी हो, चाहे हो सकता है लड़ाई शुरू हो, जंग का माहौल दोबारा पैदा हो, लेकिन चूंकि अब तालिबान का कंट्रोल है और ज़बीउल्लाह साहब ने यही कहा है कि चूंकि अब तालिबान में इस्लामी एक रियासत कायम हो चुकी है, और आईएसएस की भी यही ख्वाहिशात थे खुरासान की तरफ से, और तालिबान की तरफ से भी यही थी कि इस्लामिक रियासत कायम हो गई है, इसलिए इन हालात में धमाके या अटैक करना कोई मौजू काम नहीं है। हाँ, आज जो मुनासिब नहीं है, आज जो ज़बीउल्लाह साहब ने कहा है कि इन्हिला के बाद अगर आईएसएस खुरासान की तरफ से यही हमले जारी रहे तो फिर हमारा और आईएसएस खुरासान का मुश्तरक जो कार्रवाई का माहौल होगा और जो लड़ाई का माहौल होगा, तो ऑब्वियसली वो फिर मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लेकिन सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो खासकर अमेरिका और जो और आलमी ताकतें हैं, उन लोगों का किरदार बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर अफगानिस्तान में लॉन्ग लास्टिंग तवील मुद्दती अमन के क़याम के लिए उन लोगों ने काम करना है, तो मैं अगेन वही फवाद चौधरी साहब के बयान की तरफ वापस आऊँगा कि पाकिस्तान के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, और उसके साथ साथ जितने भी उसके पड़ोसी ममालिक है जिसमें आपका चाइना असद जान साहब, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी फवाद चौधरी के बयान के हवाले से भी। और पाकिस्तान ये बात कोई आज से नहीं कर रहा है, मुसलसल हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जी इस खत्ते में अगर अमन का क़याम आपको करना है तो उसके लिए पाकिस्तान के किरदार को न तो आप फरामोश कर सकते हैं, न ही आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे भी चलकर आपको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ दूसरे ममालिक की आप खुद भी बात कर रहे हैं असद जान साहब, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं इस वक्त जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ साथ? मैं ये चाहूँगी कि आप फरमाएं। अमेरिका की वापसी के हवाले से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि किसी एक स्टेज पर जाकर, किसी एक मकाम पर जाकर अमेरिका को ये लगे कि नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है, वापस वहीं जाना चाहिए। या अगर वापस नहीं आता है अमेरिका तो दीगर क्या ऑप्शंस हैं? जिस तरह से बाइडन ने कहा कि हम इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वो हद क्या है असद जान साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन फोर्सेस वापस अफगानिस्तान में आ सकती है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट जब एक चीज़ डिसाइड कर लेती है उसको फिर वापस कराना, आई मीन वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ अमेरिकी हुकूमत उसके इदारों के साथ, तो जो 21 साल की जंग के बाद अब अगर अफगानिस्तान यही सोच रहा है कि हमने वापस जाना है, जिस तरह वियतनाम में हुआ, जिस तरह इराक में हुआ, जिस तरह और ममालिक में हुआ, तो उसको जाना होगा। दैट्स देयर पॉलिसी। उसके बगैर उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर रह के जितनी रीजनल ताकतें हैं, अगर उन लोगों के साथ बाहमी किरदार के साथ यहाँ पर अमन के लिए काम करे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई बात बन सकती है। इसके अलावा अमेरिकन की जो किरदार है, अमेरिकन हुकूमत की किरदार, वो फिर रीजन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रीजन में इस वक्त चाइना एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है। अगर आप चाइना के साथ जो है वो पाकिस्तान की ताकत को देखेंगे, फिर रशिया के साथ, फिर तुर्कमानिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, खासकर ईरान के साथ, जितने भी अफगानिस्तान की पड़ोसी ममालिक है, उसके बगैर, उसके बाहमी मशावरत के बाद अफगानिस्तान का अमल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ासकर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 1979 से जब से अफगान जंग स्टार्ट हुई है, तो हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के लिए दी है, हमारे फोर्सेस ने दी है, आम शहरियों ने दी है, बिल्कुल जानी कुर्बानियाँ दी हैं, माली कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो अफगानी यहाँ पर आ गए हैं, अभी भी मौजूद हैं, उनको भी संभाला दिया है। असद खान साहब, कुछ नई हुकूमत की तश्कील के
حوالے سے بات کر لیتے ہیں جس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے بھی، دیگر لوگ بھی اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تقریباً تمام ہی افغانستان پر ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے کہ اب چھا چکے ہیں تمام کے تمام طالبان، تمام علاقوں تک پہنچ چکے ہیں سوائے ایک وادی پنجشیر کے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ اب وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا محاصرہ ایک طرح سے کر لیا گیا ہے، انٹرنیٹ سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، مواصلاتی رابطے تقریباً ان کے تمام بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں سے اب طالبان کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں سے کسی نہ کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور اس وادی کے علاوہ، داعش کے علاوہ اور کون سے ایسے محرکات ہیں یا اور کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت بنانے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک شمالی اتحاد یا شمالی علاقہ جات کی جو بات ہے افغانستان میں، تو وہ روایتاً اور تاریخی طور سے وہ بڑی دشوار گزار علاقہ رہا ہے، اور اسپیشلی ابھی جو حالات آ رہے، چونکہ سردیاں بڑھ رہی ہے، وہاں پر برفباری ہوگی، تو وہاں پر آنا جانا اور فوج کی نقل و حمل اور یہ ساری چیزیں انتہائی کٹن اور انتہائی دشوار ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک شمالی علاقوں میں شمالی اتحاد یا وہاں کے جو لوگ ہیں طالبان کے کنٹرول میں آنا، یا تو وہ ابھی مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جانا انتہائی مشکل ہے۔ ہاں، باہمی مذاکرات ہو رہے ہیں، مسعود احمد شاہ اور اس کے ساتھ جو اس کے صاحبزادے اس کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی باہمی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ ابھی مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ the reason is کہ وہاں پر جو ٹیرین ہے، جو علاقہ جات ہے وہاں پر، تو وہ لوگ اگر سالوں سال بھی وہاں پر رہے، خاص کر سردیوں میں، تو وہاں پر جانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، ابھی تو آپ یہ میرے کہنا خیال چاہ میں رہے ہیں اسد جان اس صاحب کی کی بات نظر کارروائی نہیں تو آ وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، خاص طور پر جو موسم کی وہاں پر شدت ہے آنے والی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن مذاکرات کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چانسز ہیں کہ بات ہو سکتی ہے، بالکل مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، تب پھر طالبان کے لیے کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسد جان صاحب بہت شکریہ، ماہر ہیں افغان امور کے، تھینک یو۔ اپنی گفتگو کی وقت نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ کابل کی صورتحال کو لے کر خاص طور پر اور پھر افغانستان کی صورتحال کو لے کر ہم بات کر رہے تھے، کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ابھی بھی افغانستان کے اندر جو آؤٹ آف کنٹرول دکھائی دیتی ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جانے والا ہے، کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس پر آپ کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو کچھ مزید موضوعات شامل کریں گے۔ جب آئے تھے تو تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، آج وہ خسارہ 1.8 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ ہمارے فورن کرنسی ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھا اور آج ہمارے 27 ارب ڈالر پر ریزرو چلے گئے۔ 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن، آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن۔ جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے۔ یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ دنیا کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کا، جہاں کرونا وائرس کی ڈیلٹا شکل کے وار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ ریاست نیو ساؤتھ ویلز کرونا کے مریضوں کا مرکز بن چکی ہے۔ آج بھی یہاں 1290 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ملک بھر میں کرونا وبا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد بھی 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آسٹریلیا میں وبا کی صورتحال کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آسٹریلیا کی سب سے گنجان آباد ریاست نیو ساؤتھ ویلز اس وقت ڈیلٹا وائرس کی زد میں ہے۔
आज यहाँ 1290 नए कोरोना के मुतासरा केसेस सामने आए हैं। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडीज बेरिजिक्लेन का कहना है कि कोरोना के नए केसेस का 80% हिस्सा जनूब मगरबी और मगरबी सिडनी से रिपोर्ट हुआ है और 4 लोग जान की बाजी हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के महकमा सेहत का कहना है कि अक्टूबर का महीना हमारी निजाम सेहत के लिए इम्तिहान का महीना होगा। महकमा सेहत के एहलकारों ने पेशगोई की है कि अक्टूबर के महीने में यहाँ मरीजों की तादाद में इजाफे का इम्कान है और बढ़ती हुई तादाद से तिबी सहूलियात की फराहमी और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडीज बेरिजिक्लेन का कहना है कि रियासत की मकामी हुकूमत मरीजों को तिब्बी सहूलियात देने के लिए इजाफी अस्पताल कायम कर रही है और वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज कर रही है। उन्होंने कहा, हम इस वक्त वबा की जद में हैं और हमें इजाफी इंतजामात करने की अशद जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में आज होने वाली 4 अमवात के साथ कुल अमवात की तादाद 1003 हो गई है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की निस्फ से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में है। इसके बावजूद यौमिया नए मरीजों की तादाद 1000 से बढ़ चुकी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 33% आबादी को वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा चुकी हैं और वैक्सीनेशन का अमल सुस्रवी का शिकार रहने के बाद अब तेज तर हो चुका है। यहाँ 6 मरतबा लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ डेल्टा वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्वींसलैंड टूरिज्म काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सियाहत की सनत को वबा के सबब $1 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक मुल्क की सियाहत की सनत को 5.1 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाता दिखाई देता है हमें कोविड। और आपको बताएं कि अमरीकी रियासत लुजियाना में आने वाले कैटेगरी 4 के इंतहाई शदीद तूफान ने भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस समुद्री तूफान से 10 लाख के करीब घरों की बिजली मुनक़ता हो चुकी है और तेज़ हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। ताहम अब इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आ चुकी है। कैटेगरी 4 का ये तूफान है जिसमें 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अब ये हवाएं काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया का कहना यह है कि समुद्री तूफान ने जितना नुकसान पहुँचाया है, इस नुकसान को समेटना बहुत जल्द मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। रिपोर्ट है हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। अमेरिका में कैटेगरी 4 के इंतहाई शदीद तूफान आइडा ने रियासत लुइसियाना में बड़े पैमाने पर तबाही की है। समुद्री तूफान से यहाँ 10 लाख घरों की बिजली मुनक़ता हो गई है। तेज चलने वाली हवा से दरख्त उखड़ गए हैं और मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अमेरिका में 2005 के दौरान आने वाले तारीख के शदीद तरीन तूफान कतरीना में 1800 लोग हलाक हुए थे। हालिया समुद्री तूफान आइडा में तेज बारिश के साथ 150 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलती रही हैं। कैटेगरी 4 के समुद्री तूफान ने यहाँ बड़े पैमाने पर तबाही की है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक अब इस तूफान की शिद्दत में कमी हो चुकी है। ताहम ये कहा गया है कि शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे शदीद सैलाब और इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा है। अभी तक इस तूफान में दरख्त गिरने से एक 60 साल शख्स की हलाकत की इतला मौसूल हुई है। अमेरिका में 2005 के बाद 16 साल के अरसे में ये आइडा समुद्री तूफान सबसे शदीद नौयत का शुमार किया जा रहा है। इससे पहले रियासत लुइसियाना में इससे कम शिद्दत वाला तूफान लौरा आया था, जिसने काफी तबाही मचाई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने समुद्री तूफान के बाद रियासत को आफतज़दा करार देते हुए कहा है कि यहाँ बहाली के लिए हफ्तों की मेहनत दरकार होगी। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत यहाँ इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। तूफान की जद में आने वाली रियासत लुइसियाना में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है और इसका निजाम सेहत पहले से दबाव में है। समुद्री तूफान के सबब बिजली मुनक़ता हो जाने से कोरोना के मरीजों को मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। समुद्री तूफान आइडा रियासत लुइसियाना से टकराने के 12 घंटे बाद कैटेगरी 1 के समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है, लेकिन अब भी यहाँ 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। इस समुद्री तूफान ने यहाँ साहिली पट्टी को शदीद मुतासिर किया है। इससे लुइसियाना रियासत के जनूब मशरकी हिस्से को बहुत नुकसान हुआ है। तूफान के नतीजे में सड़कें और गलियां दरियाओं की सूरत बहती रही हैं और यहाँ कुछ इलाकों में 24 इंच तक बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल जी, नुकसान खासा ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इसके लिए इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। बहरहाल जी, अब हमें रुख करना है यूरोप का और बात करनी है
लायनल मेसी की, जिनका शुमार फुटबॉल के नंबर तरीन खिलाड़ियों में होता है। आप सभी जानते हैं, ख़ासतौर पर जो लोग फुटबॉल देखते हैं, कि गुज़िश्ता महीने मेसी के पुराने क्लब बार्सिलोना ने उन्हें महंगे मुआवजे की वजह से क्लब से अलहदा कर दिया था और इसके बाद ये नामवर खिलाड़ी इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन के साथ मुआहदा कर लिया था। ये मुआहदा 2 साल के लिए किया गया है और इसमें 1 साल की तौसी भी मुमकिन है। आपको बताएं कि मेसी ने नए क्लब को पहला मैच जितवा दिया है। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी अपनी नई टीम पेरिस सेंट जर्मन के साथ अपना नया सफ़र शुरू कर चुके हैं। 34 साला मेसी, जिनकी तस्वीर कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज के मैच में से, उन्होंने अपनी साबका टीम के साथ 21 बरस गुजारे और बार्सिलोना के लिए 4 चैंपियंस लीग के टाइटल भी जीत चुके हैं। मेसी ने बार्सिलोना से अलहदगी के बाद PSG के साथ 2 साला मुआहदा किया है और ये 2 साला मुआहदा जो है ये 3 साल का भी हो सकता है। लेकिन मेसी की जो हालिया टीम है उसमें एम्बाली और नेमार भी शामिल हैं, जिनके साथ खेलने को मेसी पहले ही खुशगवार मौका करार दे चुके हैं। मेसी की कप्तानी में PSG ने अपने पहले मैच में 2-0 से कामयाबी हासिल की है और शायकीन के लिए मेसी के इस नए सफ़र पर ये पहली कामयाबी थी। 66 मिनट का ये मुकाबला, जिसका हर किसी को इंतज़ार था। मेसी 30 नंबर वाली शर्ट पहनकर इसमें मैदान में उतरे तो उन्हें खूब दाद दी गई, खूब अप्रिशिएट किया गया। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पहले 6000 टिकट फ़रोख्त होते थे, वहीं आज मेसी की वजह से 22,000 टिकट फ़रोख्त हुए हैं और वो भी पहले वाले दामों पर फ़रोख्त नहीं हुए, बल्कि बहुत महंगे टिकट इस मैच के बिके हैं। 21 में से 20 पास कामयाब रहे, तो वहीं वो अपनी नई टीम के साथ हम आहंग होते हुए भी दिखाई दिए। अच्छा जी, मेसी तो नई टीम से हम आहंग हो रहे हैं, PSG के लिए खेल रहे हैं, पहला मैच खेला, बड़ा शानदार खेला, लेकिन बार्सिलोना को इनके जाने से कितना नुकसान हुआ है, कुछ इसी पे बात करने के लिए हमने राबिता किया है। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजमल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। अजमल साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी अजमल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आगे आवाज आ रही है। अच्छा अजमल साहब, मैं ये बात कर रही थी, लायनल मेसी ने आज का मैच तो बड़े शानदार तरीके से जितवा दिया PSG को। आप समझते हैं कि बार्सिलोना ने आज जब ये मैच देखा होगा, तमाम मैनेजमेंट ने, जिन्होंने फैसला किया कि नहीं जी ये तो बहुत महंगे हैं, अब इनके साथ मजीद मुआहदा नहीं चल सकता है, कुछ अफसोस हुआ होगा उनको? जी बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि बार्सिलोना के साथ 20 साल का अरसा गुजर गया लियोनेल मेसी का, और तकरीबन 400 प्लस 100 मैचेस गोल स्कोर भी किए उन्होंने, और 520 के लगभग उन्होंने मैचेस भी बार्सिलोना ये खेले। तो इतना लंबा अरसा जब खेला हो और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अपने एक इंटरव्यू के अंदर बड़े आबीदा हो गए थे बार्सिलोना को छोड़ने से पहले। तो जब वो छोड़ चुके थे तो फिर अब PSG जब फ्रांस में वो खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अब देखते हैं कि अभी तो पहला मैच था और उसके बाद अब अगले 20 साल का जो इनका टेन्योर गुजरा बार्सिलोना के साथ, वो काबिल सताइश है, क्योंकि अर्जेंटीना की धरती ने डायगो मैराडोना के बाद लियोनेल मेसी को वहाँ पैदा किया, और लियोनेल मेसी ने जो नाम कमाया पूरी दुनिया में वो किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि 151 के लगभग ये अर्जेंटीना के लिए नेशनल मैचेस खेल चुके हैं, और वर्ल्ड कप जीतने की हसरत जो थी 2014 के वर्ल्ड कप के अंदर मारियो गोडेस ने जो जर्मनी के 113वें मिनट में गोल करके उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। अभी भी इनकी आखिरी ख्वाहिश जो यही है कि अपने मुल्क के लिए वो डायगो मैराडोना की तरह अपना वर्ल्ड कप जिता सकें। ठीक है, लेकिन इसके लिए टीम में एक हम आहंगी बहुत ज़रूरी है ना। वर्ल्ड कप तो चले एक बहुत बड़ी चीज़, लेकिन किसी भी मैच को जीतने के लिए आज आपको वो हम आहंगी दिखाई दी? उस रोज़ जब मेसी ने छोड़ा था बार्सिलोना को, बहुत आप दीदा थे, दिखाई दे रहा था बहुत अफसरदा है उसको छोड़ने पे, लेकिन आज आपको कुछ लगा कि कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ फ्रेंडली थे, कुछ रिलैक्स थे इस मैच के दौरान वो? देखें, जब आप एक नई टीम में जाते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। आप नीमार, एम्बापे और बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो फ्रेंच टीम की इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने भी एम्बापे ने, और उसके बाद उनके और भी प्लेयर्स मौजूद थे फ्रांस की टीम के साथ। अब नीमार ब्राजील से इनके साथ हैं। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग में और इनकी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नो डाउट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर में प्रोफेशनल फुटबॉल में, और नीमार के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कितनी होती है, और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अंडरस्टैंडिंग बन गई तो ये गोलों के अंबार लगा देंगे दूसरी टीमों को अगेंस्ट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके तज्ज़िये के लिए। लायनल मेसी के हवाले से जी हम बात कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में उनके फ़ैन्स बसते हैं, उनके मैचेस देखते हैं, और आज यही वजह है कि जब वो PSG में चले गए हैं तो वही लोग जो उन्हें पहले खेलते हुए देखा करते थे, आज उन्होंने रुख किया यहाँ का, जहाँ बहुत कम टिकट्स फरोख्त हुआ करते थे इन टीम के मैचेस को देखने के लिए, और आज बहुत ज़्यादा टिकट्स फरोख्त हुए हैं, और कुछ कम पैसों में नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसों में ये सारे के सारे टिकट्स फ़रोख्त हुए हैं। अच्छा जी, कुछ खरीदो फ़रोख्त की बात हो रही है तो मईशत की भी बात कर लेते हैं, और आपको बता देते हैं कि नाइजीरिया जो है वो बड़े-आज़म अफ्रीका में एक माशी ताकत बनकर उभर रहा है। जनूबी अफ्रीका है, माशी अदाद शुमार के मुताबिक नाइजीरिया इस वक्त बड़े-आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। नाइजीरिया के हवाले से बहुत सारे अदाद शुमार सामने आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि ये एक मजबूत मईशत बन सकता है, लेकिन अब खबर यह है कि ये मजबूत मईशत बन चुका है, क्योंकि इसकी मईशत के हजम में अफ्रीका की माशी ताकत से 62.29 अरब अमरीकी डॉलर ज़्यादा है। दोनों ममालिक की माशी हैसियत से मुतालिक हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। जनूबी अफ्रीका के अपनी मईशत को नई बुनियादों पर इस्तवार करने के इक़दामात और मुआशी नशोनुमा समेत नए मुआशी आशारिये इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि नाइजीरिया की मुआशी ताकत इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नाइजीरिया इस वक्त बराज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत है। नाइजीरिया दुनिया की 27वीं बड़ी मईशत है और इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इसकी मुआशी सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया भर में कुव्वत खरीद के हवाले से नाइजीरिया का 24वां नंबर है। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका में पैदावारी सलाहियत के हवाले से अहम किरदार का हामिल है और इसकी मईशत का शुमार दुनिया की फैलती फूलती मईशतों में होता है। सन 2000 में नाइजीरिया की कुव्वत खरीद 170 अरब डॉलर थी, जो 2012 तक बढ़कर 451 अरब डॉलर तक पहुंच गई, और इस तरह यहाँ फीकस आमदनी भी 1400 डॉलर से 2800 डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब फीकस आमदनी 3900 डॉलर के लगभग है। नाइजीरिया दुनिया भर की तेल की कुल पैदावार का 2.7% तेल पैदा करता है और हुकूमत आमदनी के हवाले से इस सेक्टर पर बड़ी हद तक इन्हिसार करती है। नाइजीरिया के कर्ज इसकी मईशत का 16.075% हिस्सा बनते हैं। नाइजीरिया का शुमार बराज़म अफ्रीका की दो ऐसी मईशतों में होता है जिनमें फलने फूलने की सलाहियत और ताकत मौजूद है। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की मईशत के हवाले से नए आदाद शुमार के मुताबिक 2020 के माली साल के इख्तिताम पर इसकी मईशत में 11% के हिसाब से 370 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। ताहम आलमी बैंक के मुताबिक इसकी मईशत नाइजीरिया के मुकाबले में 62.29 अरब डॉलर्स कम है। जनूबी अफ्रीका बराज़म अफ्रीका में नाइजीरिया और मिस्र के बाद तीसरी बड़ी मईशत है और इसकी कुव्वत खरीद भी इन दोनों ममालिक से कम है। मिस्र की कुव्वत खरीद 1290 अरब डॉलर, नाइजीरिया की 1069 अरब डॉलर्स और जनूबी अफ्रीका की कुव्वत खरीद 717 अरब डॉलर्स है। जनूबी अफ्रीका 11% की शरह नमू के बावजूद नाइजीरिया के पीछे है। हालांकि नाइजीरिया की शरह नमू 5.1% है। बिल्कुल जी, नाइजीरिया की बात हो रही है तो यहाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बड़ी अच्छी है, लेकिन एक और जगह है जहाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अच्छी खासी है और वो ये पैसा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, कुछ बात होगी अब अच्छी गाड़ियों की, जिनका रखना हर शख्स की ख्वाहिश तो होती है और इसके लिए हम देखते हैं कि नया से नया मॉडल ख़रीद लिया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई शहरी ऐसे हैं जो अपनी मनपसंद गाड़ी के बाद अपना मनपसंद नंबर लेने के लिए भी मुँह बोली रकम देने को तैयार हो जाते हैं। ये जो मनाजिर हैं जी, ये हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल सिटी होटल दुबई के, जहाँ एक नीलामी का एहतमाम किया गया था जिसमें 100 बहुत ख़ास नंबर्स कार्स के लिए और जीप्स के लिए रखे गए थे। आज इनकी नीलामी हुई है। इनमें दोहरे, तिहरे, 4 और 5 हिस्सों वाले ख़ास नंबर्स मौजूद थे जिनकी नीलामी 36.276 मिलियन रुपए में की गई है। अवामी नीलामी नंबर 107 में कारों के लिए महंगे मखसूस नंबर्स की नीलामी RTA के ज़रिए तमाम करवाई गई थी। और आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा जो कीमत लगी है वो AED 3.649 मिलियन में बिका है, जबकि दूसरे नंबर पर जो नंबर रहा है, जो बिका है, वो W39 रहा है और ये नंबर AED 2.5 मिलियन में फ़रोख्त हुआ है। 2.5 मिलियन इसकी कीमत बताई जा रही है कि उसमें ये फ़रोख्त हुआ है। और दिरहम्स की हम बात कर रहे हैं और जब दिरहम्स की बात होती है तो आपको मालूम है दुबई
کا ذکر آتا ہے, دبئی کا خیال آتا ہے ذہن میں فوری طور پر, جہاں لوگوں کے گاڑیوں کو لے کر بہت بڑے بڑے شوق پائے جاتے ہیں. اور درہمز کا ہم بتا رہے تھے کہ یہ درہمز خرچ کیے گئے ہیں آج گاڑیوں کے نمبرز کو لے کر. بالکل, جس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے